अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। हम्द सना उस पाक ज़ात की, दुरूद व सलाम ताजदार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जी, जैसा कि माशाल्लाह से कल की और परसों की वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, तो उन कमेंट्स को मद्देनज़र, क्योंकि असल में ऐसा होता है कि सम टाइम मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ या लेट रिप्लाई करता हूँ। रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। बहुत से यहाँ पे मेरे बहन भाई थोड़े से परेशान हैं, टेंशन है। तो क्योंकि ज़ाहिर होती है जब इंसान कोई किसी प्लान पे चल रहा होता है और उसके बरक्स पे तो वो चीज़ें ना हो रही हों, तो फिर बंदे को टेंशन हो जाती है। तो इस वजह से उस चीज़ को मैं मद्देनज़र रखते हुए तो मैं आज चार पांच चीज़ें जो है ना इसके अंदर वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तो पहली चीज़ मैं इसमें ये कवर करूँगा कि सबसे पहले मोस्टली जो माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में जो वीज़े वगैरह लगते हैं वो ज़्यादातर फैमिली विजिट वीज़ा लगता है। तो फैमिली विजिट वीज़ा की स्टैंपिंग के हवाले से, फिर दूसरे नंबर पे उम्रे की स्टैंपिंग के हवाले से, तीसरा जो है वर्क वीज़े की स्टैंपिंग के हवाले से, चौथी ये चीज़ वर्क वीज़े वालों के लिए मैं एक और चीज़ यहाँ पे करूँगी, क्योंकि जिन जिन लोगों ने मेडिकल करवाया हुआ है, कुछ लोगों का मेडिकल एक्सपायर हो रहा है और ज़ाहिर है वो भी टेंशन होती है कि अब पता नहीं क्या होगा। जो मेरे भाई नए आ रहे होते हैं पाकिस्तान से, तो उनको भी टेंशन होती है, उनको पता नहीं होता, फिर वो एजेंटों के हाथ बेचारे चढ़े होते हैं। फिर वो बेचारों को जैसे जैसे जिस रास्ते में लगाते हैं तो फिर उनको उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो दुआ यही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि सबके मामलात अल्लाह पाक बेहतर करे। जितने भी जो मसाइल हैं सब अल्लाह पाक जो है ना आसानी से सबके हल कर दे, क्योंकि इंसान परदेश में आता है अपने रिज़्क़ के लिए, बच्चों की कफालत के लिए। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को दुगनी चुगनी तरक्की दे। और जितनी भी हमारे पाकिस्तान में ये लूट मार लगी हुई है, तो अल्लाह पाक इन सबको हिदायत दे। मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, किसी इदारे के या किसी के बारे में। क्यों? क्योंकि इंसान जब कमाता को खुद है, तो सब चीज़ें खुद मैनेज करनी है, तो हमें ज़रूरत नहीं किसी को कुछ कहने की। बाकी वो ज़ात ऊपर की बैठी हुई है, वो बेहतरीन इंसाफ करने वाली है। तो चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए अपने पॉइंट्स की तरफ। पहला पॉइंट्स ये है कि फैमिली विजिट वीज़े जिन जिन लोगों के जुलाई के गए हुए हैं, कुछ लोगों को टेंशन है 20 जुलाई या 21 जुलाई, 15 जुलाई, जिनके वीज़े चले गए। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि मैंने कमेंट्स में भी ये चीज़ मेंशन की हुई है कि आप अगर इस्लामाबाद एम्बेसी है तो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली टाइम जो लग रहा है 20 से 30 दिन लगते ही लगते हैं। अभी जून का जो कोटा था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ सीन इस तरह था कि एम्बेसी में कुछ लोग जो है ना एनुअल वीक जो वेकेशन पे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कमेंट में भी बताया है कि अब जो अपकमिंग वीक आ रहा है इंशाल्लाह उसमें काम स्मूथली हो जाएगा। मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद है और तवक्कल है उस ज़ात के ऊपर, और इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा। आप भी दुआ करें तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ये जो हमारे काम फंसे हुए हैं जिन जिन लोगों के, तो वो सारे स्मूथली सॉल्व हो जाएं। फिर उसके बाद दूसरी ये चीज़ है उम्रे वाले। उम्रे वालों का सीन असल में इस तरह है कि जो जो लोगों को क्लियर हो रहा है, कुछ लोगों का इशू आ रहा है, फिर उनका बायोमेट्रिक का सिस्टम आ रहा है। पहले बायोमेट्रिक का नहीं था होता सिस्टम, तो वो इजीली कर देते थे। असल में अभी वो भी उनका भी बर्डन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से काफ़ी लोगों का बायोमेट्रिक का मसला आ रहा है। तो बायोमेट्रिक का उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो आप ऑनलाइन अगर करते हैं पहले, तब आप इस चीज़ से झंझट से फिर एक्स्ट्रा टाइम से बच जाएंगे, क्योंकि जब वो प्रोसेस में जाता है वीज़ा तो उनके पास सामने आता है, तो वो देखते हैं, वो कहते हैं जी बायोमेट्रिक चाहिए। तो अगर आपकी बायोमेट्रिक पहले से हुई होगी तो आपको इस चीज़ से बचत हो जाएगी, यानी कि आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। तो उनका भी ये है कि अगर उनकी बायोमेट्रिक वगैरह हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो उनको हार्डली जो है ना 1 वीक या 2 वीक लग सकते हैं, जो इस्लामाबाद एम्बेसी की आजकल की कंडीशन। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में सब स्मूथ हो जाएगा। और तीसरा जो है वर्क वीज़ा वाले, वर्क वीज़ा वालों के लिए यही सीन है, यही सिनेरियो सेम। उनका भी वीज़ा जो है ना स्टैंपिंग के लिए वो उनका इशू बना हुआ है। क्यों? क्योंकि एम्बेसी के ऊपर जो है ना काफ़ी हद तक लोड पड़ा हुआ है और पासपोर्ट उनके पास आए दिन धड़ाधड़ धड़ाधड़ जा रहे हैं। जो तशीर वाले हैं वो लोग तो वहाँ से फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि वो अपने पास जमा करके उनका फ़ायदा कोई नहीं है। तो वो जितने भी दिन के होते हैं वो शाम को वो ना उन्होंने कुरियर लगा देने होते हैं एम्बेसी को।
तो आगे एम्बेसी तक है, क्योंकि एम्बेसी में इतना जो है ना उनका अमला नहीं है। तो अभी छुट्टियों पे था, तो इंशाल्लाह कुछ कुछ वापस जा रहे हैं, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में ये सारा जितना भी मसला मसाइल हैं ये सब सॉल्व हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखें, जो ना राज़िक रब की ज़ात है। मैंने पहले कल भी मेंशन किया था कि जब तक आपका दाना पानी पाकिस्तान में लिखा है तो आप पाकिस्तान में खाएंगे, जब आपका दाना पानी सऊदीया में लिखा जाएगा तो इंशाल्लाह उसको ना मैं रोक सकता हूँ, ना ही ताशीर वाले रोक सकते हैं, ना ही एम्बेसी वाले रोक सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर तवक्कल रखें, एजेंटों के हाथ मत चढ़ें, किसी को एक्स्ट्रा पैसा मत दें, क्योंकि ये हदीस नबवी है, अर्राशि वल मुर्तशिक लहुम फिन्नार। रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं, और काइंडली रिश्वत से बचें। ये हम लोगों ने अपना सिस्टम ख़राब किया हुआ है पाकिस्तान में, फिर हम लोग कहते हैं वो करप्ट हैं, वो इस तरह है। अगर हम स्ट्रेट फारवर्ड हो जाएं, मैं कहता हूँ किसी को ज़बान नहीं है बात करने की, कोई अगर कोई आपसे कुछ चीज़ मांग जाए। बाकी ये है कि जिन लोगों को हराम लग गया हुआ है तो वो तो फिर हराम खाएंगे खाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे बस। और तीसरी चीज़ थी मेडिकल, जो उनका जिन जिन का एक्सपायर हो रहा है तो उनको ये टेंशन है, जो बेचारे नए आने वाले होते हैं तो उनको ज़ाहिर टेंशन होती है, पता नहीं होता है जेंट्स को, फिर उनको जो रास्ते दिखाते हैं तो वो अल्लाह ही हाफ़िज़ एजेंटों का। तो अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। तो ये उनके लिए कि अगर आपका एक्सपायर हो रहा है, तो अगर एम्बेसी ने आपके एजेंट को नहीं बोला कि आपको ये वीज़ा जो है ना, सॉरी आपका जो है मेडिकल आपने दोबारा करवाना है, या ये मेडिकल दोबारा होगा, तो उसका मेडिकल अगर आपकी एम्बेसी अगर आपको बोल देती है तो फिर आपको लाजमी करवाना पड़ेगा। एन मुमकिन है कि एम्बेसी ये चीज़ नहीं बोलेगी, क्योंकि एम्बेसी को पता है जिस तरह की एम्बेसी की आजकल की कंडीशन चल रही है, तो उनको पता है कि पासपोर्ट फलां 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 बंदों का हमारे पास कौन सी डेट का आके सबमिट हुआ है, तो हमारी वजह से ये इशू क्रिएट हो गया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप रिलैक्स रहें, आपको दोबारा से मेडिकल नहीं करवाना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो अगर कोई ये सब ऐसा सीन हो भी जाता है, इन केस जब स्टैंपिंग की बारी आती है, तो फिर उसमें आपको मेडिकल दोबारा करवाना पड़ सकता है। आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। बाकी ये है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उसके लिए मेडिकल नहीं करवाना पड़ेगा। तो अगर क्योंकि शरात और ज़वाबत जो भी जितने भी हैं वो बेसिक हैं, अगर वो बेसिक अगर आपको कहती तो फिर आपको कराना पड़ेगा, वो भी आपको एजेंट को जो भी होगा, जो आपकी एम्बेसी के थ्रू आपका जिसके थ्रू आपका जो पासपोर्ट गया होगा उसको इन्फॉर्म करेंगे। तो फिर जो है ना आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। नहीं तो मुझे 100% ये है कि आपको मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रह के इंशाल्लाह अल्लाह पे पूरी उम्मीद रहें और आपका काम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हो जाएगा। बाकी कोई भी चीज़, कोई भी मसला मसाइल फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। और मज़ीद 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 किसी रहनुमाई की आपको ज़रूरत हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे पूरे पूरा जवाब दूँगा इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। मज़ीद ऐसी और वीडियोस के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूरी करें, ताकि दूसरों की भी हौसला अफजाई हो सके। जज़ाकल्लाह खैर।